हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हमारी जो मध्य प्रदेश जिलावार श्रृंखला है उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। और आज के इस वीडियो में जिलावार श्रृंखला में हम पढ़ेंगे डिंडोरी जिले को, और डिंडोरी जिले का अध्ययन किया जाएगा इस लेक्चर के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डिंडोरी, सबसे पहले देखिए मैप में डिंडोरी की स्थिति कहाँ है। तो डिंडोरी जो कि मंडला और अनूपपुर के बीचों बीच स्थित है। डिंडोरी की स्थिति कहाँ पे है? मंडला और अनूपपुर के बीच में, और यहाँ से स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ से। तो डिंडोरी छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है और मंडला और अनूपपुर इसके आजू बाजू में है। बाकी ऊपर साइड इसमें जो जिला है वह है उमरिया, और नीचे की तरफ है बालाघाट। तो पड़ोसी जिले कौन कौन से हो गए? बालाघाट, मंडला, उमरिया, अनूपपुर। और छत्तीसगढ़ की सीमा को डायरेक्ट टच करता है डिंडोरी जिला। अब बात करें सबसे पहले किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिए जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि डिंडोरी किस संभाग के अंतर्गत है, तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक ज़िला है। फिर मैंने एक चीज़ बता दी थी कि इसकी सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा नर्मदा नदी जो कि कहाँ से निकलती है, आपको पता है कि नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक आता है अनूपपुर ज़िले से। तो नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर से होती हुई निकलती हुई ये डिंडोरी ज़िले से होकर गुजरती है। तो डिंडोरी जिला नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है कौन सी? जिला डिंडोरी। अब एक चीज़ ये कि डिंडोरी जिला कब बना, तो डिंडोरी जिला बना था 25 मई सन 1998 को। किससे विभाजित होकर? मंडला जिले से। मैप में आप देख रहे हैं डिंडोरी की स्थिति। डिंडोरी कहाँ पे है? तो डिंडोरी ये मंडला के पास में है। तो डिंडोरी मंडला से विभाजित होकर बना। तो डिंडोरी जिले का निर्माण होता है 25 मई सन 1998 को, और ये बना था डिंडोरी मंडला से विभाजन के पश्चात। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया कि डिंडोरी का निर्माण कैसे हुआ। डिंडोरी का निर्माण हुआ 25 मई 1998 को मंडला जिले के विभाजन के पश्चात। अब एक चीज़ देखिए कि डिंडोरी कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जाए तो डिंडोरी आता है मैकाले पर्वत श्रृंखला पर। डिंडोरी आता है मैकाले पर्वत श्रृंखला पर, या मैकाले पर्वत पर स्थित जिला कौन सा है? डिंडोरी। अब फिर से देखिए, सबसे पहले तो डिंडोरी है जबलपुर संभाग का जिला, और जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की इसकी सीमा पर स्पर्श करता है, ये छत्तीसगढ़ की सीमा हो गई, इसको स्पर्श करता है। फिर नर्मदा का बहाव क्षेत्र है, क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती हुई डिंडोरी से बहती हुई चली जाती है। फिर डिंडोरी जिले का निर्माण हुआ था 25 मई सन 1998 को, और यह विभाजित हुआ था मंडला जिले से। मंडला जिले के विभाजन के पश्चात ही डिंडोरी जिले का निर्माण किया गया, जिसमें वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें हैं, शाहपुरा, डिंडोरी और एक दूसरी। फिर मैकाले पर्वत पर स्थित है। तहसीलों के नाम एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से इतनी चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि अगर सबकी तहसीलें याद करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए डिंडोरी के मुख्य तथ्य। तो डिंडोरी की 4 चीज़ें बहुत ही फेमस है, उसमें से मोस्टली तो जनसंख्या से ही रिलेटेड है। अब जब जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिंडोरी का नाम 4 जगह आएगा। सबसे पहला क्या कि डिंडोरी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या न्यूनतम कहाँ पे पाई गई है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या डिंडोरी में है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 94, मतलब कि 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो गया? यह है डिंडोरी। फिर दूसरा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वह भी डिंडोरी है, और यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 95.4। इसी का उल्टा आपसे पूछें कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा 4.6% जनसंख्या के साथ डिंडोरी। क्योंकि जितनी ग्रामीण है उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे, बची 4.6%। तो 4.6% हो गया किसका प्रतिशत? यह रहेगा डिंडोरी जिले में निवास करने वाली न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है डिंडोरी जिले में, और इसका प्रतिशत है 95.4%। एक फैक्ट पढ़ा था कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पढ़ा हमने 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद सेकंड फैक्ट देखते हैं, ये जो 2 जनसंख्या से रिलेटेड थे, एक और जनसंख्या से रिलेटेड कि डिंडोरी जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है। किसमें? 0 से 6 वर्ष की आयु वाले
जो मतलब क्राइटेरिया है कि 0 से 6 वर्ष के बीच में जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक के मामले में दूसरे नंबर पर आता है डिंडोरी जिला, और मंडला जिला भी दूसरे नंबर पे है। और ये लिंगानुपात कितना है? 970। मतलब कि 970 लड़कों पे 1000 लड़कों पे 970 लड़कियां हैं, वो भी किस आयु वर्ग में? 0 से 6 आयु वर्ग में। और यह इस क्रम में मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पे है? सेकेंड। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में 0 से 6 एज ग्रुप वाले भाग में 970 लिंगानुपात के साथ डिंडोरी और मंडला दोनों ही दूसरी पोजीशन पे स्थित है मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है ये आपको कमेंट में बताना है। फिर एक और चीज़ कि न्यूनतम सिंचित जिला प्रतिशत के अनुसार से भी और न्यूनतम सिंचित जिला क्षेत्रफल के अनुसार से भी दोनों ही डिंडोरी है। मतलब कि जो एरिया है, कुल एरिया का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है और कुल एरिया कितना ज़्यादा सिंचित है, इन दोनों ही मामले में मतलब क्षेत्रफल के अनुसार और एरिया वाइज दोनों में ही न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? न्यूनतम सिंचित जिला है डिंडोरी। तो क्षेत्रफलवार और प्रतिशतवार दोनों ही में अनुसार डिंडोरी न्यूनतम सिंचित जिला है मध्य प्रदेश का। फिर देखिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं डिंडोरी से रिलेटेड। तो पहले इसमें हम प्रमुख स्थानों को भी पढ़ेंगे और प्रमुख स्थल जो जो यहाँ पे फेमस है। तो पहली चीज़ बहुत फेमस है डिंडोरी में, वह है 3 गाँवों के नाम। वे 3 गाँव हैं सुरई, घुघुआ और पिपरिया। सुरई, घुघुआ और पिपरिया। तो जो सुरई, घुघरा और पिपरिया ये क्या हैं? तो ये तीनों गांव वह गांव हैं जहां पर इसका अधिकांश क्षेत्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और यहाँ के जो बेगांव मतलब बेगा जाति के लोग रहते हैं उन्हें राष्ट्रीय मानव की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखिए 3 गाँव के नाम याद रखना है, सुरई, घुघुआ, पिपरिया। ये तीनों गांव क्यों फेमस है? क्योंकि ये तीनों गांव का अधिकांश एरिया जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पे जो निवासी हैं खासकर बेगा जनजाति के, तो उन बेगाओं को किसकी संज्ञा दी है? राष्ट्रीय मानव की। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय मानव की संज्ञा किसे दी गई है? तो राष्ट्रीय मानव की संज्ञा बेगा जनजाति के लोगों को दी गई है जो कि विशेषतः डिंडोरी जिले में निवास करते हैं। अब एक बहुत फेमस है कलचूरी काली माता का मंदिर। तो कलचूरी काली माता का जो मंदिर है, यह कलचूरी काली मंदिर, यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक मूर्ति है। या कुल मिला के देखा जाए तो जो कलचूरी काली मंदिर है यह किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कलचूरी काली मंदिर किस जिले में स्थित है? कलचूरी काली मंदिर स्थित है डिंडोरी जिले में। फिर यहाँ पे एक बहुत फेमस है लक्ष्मण मंडप। लक्ष्मण मंडप इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण जब वनवास के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहरे थे। भगवान राम और लक्ष्मण कुछ समय के लिए डिंडोरी जिले में ठहरे थे, इसी के कारण इसे लक्ष्मण मंडप नाम दिया गया है। तो लक्ष्मण मंडप कहाँ से रिलेटेड है? ये रामायण कालीन स्थल है। भगवान राम वनवास के दौरान कुछ दौरान यहाँ पर ठहरे थे और ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है डिंडोरी जिले में। फिर जो जलप्रपात के नाम देख लेते हैं। तो एक फेमस जलप्रपात है दगोना या डगोना, दोनों ही नामों से जाना जाता है, डगोना या दगोना जलप्रपात। एक और जलप्रपात है देवनाला जलप्रपात और नेवसा। तो 3 जलप्रपात हो गए। पहला हमने पढ़ा डगोना जलप्रपात, देवनाला जलप्रपात और नेवसा जलप्रपात। तीनों ही जलप्रपात कहाँ स्थित हैं? डगोना, देवनाला और नेवसा, ये तीनों ही जलप्रपात स्थित है हमारे डिंडोरी जिले में। फिर इसके अलावा एक फेमस चीज़ है कारोपानी हिरण पार्क। तो कारोपानी हिरण पार्क भी स्थित है कहाँ पर? डिंडोरी में। तो ये फेमस चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कारोपानी हिरण पार्क कहाँ है या कारोपानी हिरण उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह भी स्थित है डिंडोरी जिले में। एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है कुकरामठ प्राचीन मंदिर। कुकरामठ प्राचीन मंदिर भी स्थित है डिंडोरी जिले में। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि कलचूरी काली माता मंदिर स्थित है डिंडोरी में। जलप्रपात 3 हैं, तीनों के नाम डगोना, देवनाला और नेवसा। इसके अलावा हमने पढ़ा कारोपानी हिरण पार्क और कुकरामठ प्राचीन मंदिर। तो ये फेमस चीज़ें हो गई। इन सब फेमस चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा फेमस है डिंडोरी के संदर्भ में, वो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है डिंडोरी जिले में और खासकर घुघुआ नामक स्थान पे। जो 3 गांव इसके अलावा जो इसके एरिया में आते हैं उनके नाम है सिलथर,
बरबसपुर और देवरी खुर्द, ये तीनों ही हैं जो कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। तो सिलथर, बरबसपुर और देवरी खुर्द। आपसे पूछा जाए कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन कौन से गांव शामिल हैं, तो उनके नाम है घुघुआ, सिलथर, बरबसपुर और देवरी खुर्द। फिर एक चीज़ ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश का यह प्रथम राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान था। तो मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान था। और देश का पूछा जाए तो देश का यह दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान था। अब एक चीज़ और, जब हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के वास्तविक पितामह कौन कहलाते हैं, तो भारत में अशोक साहनी, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक साहनी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के पितामह कहलाते हैं या इन्हें इसका पिता कहा जाता है। तो भारत में स्थापित होने वाला दूसरा और मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी वाला, जो कि कब स्थापित हुआ था, यह स्थापित हुआ था सन 1968 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, सन 1968 में। अब इसके बारे में एक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जीवाश्म या सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल है मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर और इसका कुछ थोड़ा सा भाग छत्तीसगढ़ में भी मिला हुआ है। अब ये विशेष क्यों है, क्यों मुख्य इसकी विशेषता है इस उद्यान की, तो एक बात ध्यान रखिए, इस उद्यान में 40 से 100 काष्ठ जीवाश्म उद्यान नाम से भी इसको जानते हैं। मतलब इसमें क्या कि काष्ठ पादपों का संरक्षण किया गया है, बहुत पुराने पुराने पादप इसमें जीवाश्म के रूप में पाए गए हैं, तो काष्ठ जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है या वनस्पति जीवाश्म हेतु फेमस है। वनस्पति जीवाश्म हेतु फेमस है। यहाँ पर एक फेमस जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जैसे कि ये उस राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है, उसी तरह प्रकार से इसमें पूछा जाता है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में किस विशेष वृक्ष के जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं, तो नीलगिरी जीवाश्म, नीलगिरी जीवाश्म जो नीलगिरी का वृक्ष होता है, तो नीलगिरी जीवाश्म के लिए प्रमुख रूप से फेमस है। अब यहाँ पर 40 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं और इसके अलावा 18 पादपों की 31 प्रजातियाँ या 31 परिवारों के पौधों का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पे डिंडोरी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स ख़त्म हो गए हैं, फिर भी हम एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। सबसे पहले मैंने बताया कि अशोक साहनी कौन थे, तो अशोक साहनी थे जीवाश्म उद्यान के पिता। अशोक साहनी हो गए जीवाश्म उद्यान के पिता। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का डिंडोरी का है, जिसे कहते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसकी विशेषता है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। ये फेमस है नीलगिरी जीवाश्म के लिए। यहाँ पर 40 से 150 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पाए गए हैं और यहाँ पर 18 पादपों की 31 परिवारों के पौधों का संरक्षण किया जाता है। इससे भी इम्पोर्टेंट 4 गांव कौन कौन से हैं, तो घुघुआ, सिलथेर, बरबसपुर और देवरी खुर्द। इन चारों गांवों को ही जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में समाहित किया गया है या इसका विस्तार इस उद्यान का इन चारों गांवों तक फैला हुआ है। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन 1968 में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की इस नींव डली थी और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 0.27 वर्ग किलोमीटर। फिर हमने देखा 3 जलप्रपात याद रखना है, दागोन या दागोना जलप्रपात, नेवसा जलप्रपात और देवनाला जलप्रपात। फिर हमने कलचुरी काली मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है। लक्ष्मण मंडप इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण वनवास के दौरान ठहरे थे। कारोपानी हिरण पार्क फेमस है। कुकरा मठ का प्राचीन मंदिर फेमस है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ डिंडोरी के जो बेगांव हैं, बेगांव या मतलब बेगा जनजाति के जो लोग हैं, उन बेगांवों को राष्ट्रीय मानव की संज्ञा दी गई है। और ये बेगा कहाँ पर निवास करते हैं, तो सुरई, घुघुआ और पिपरिया, ये भी वही गांव हैं जो कि कहाँ पर फैले हुए या जिनका विस्तार जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। सुरई, घुघुआ, पिपरिया और इसके अलावा सिलथर, बरबसपुर और देवरी खुर्द, ये 6 गाँव हैं। आप याद रखिए 5 गाँवों को, तो आपको ध्यान रहेगा। अब हमने पहली स्लाइड में देखा था कि डिंडोरी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है, नर्मदा का भाव क्षेत्र है, बहुत ईजी है।
25 मई 1998 को इसका निर्माण हुआ मंडला जिले के विभाजन के पश्चात। मेकाले पर्वत पर स्थित जिला कौन सा है? तो मेकाले पर्वत पर स्थित जिला है डिंडोरी। फिर इसके बारे में दो चीज़ पढ़ी थी। पहली चीज़ ये थी कि यहाँ पे न्यूनतम सिंचित जिला क्षेत्रफलवार, न्यूनतम सिंचित जिला प्रतिशतवार, फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पे जो ग्रामीण है कुल जनसंख्या का 95.4% जनसंख्या यहाँ की ग्रामीण है। और न्यूनतम सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या होगी तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या भी यहाँ पे होगी। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या के हिसाब से 4.6% यहाँ की जनसंख्या क्या है? शहरी है। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला दोनों ही है डिंडोरी। और सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में सेकेंड पोजीशन पे है डिंडोरी। और यहाँ पर 970 लिंगानुपात है। कितना? 970। तो यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मंडला ज़िले को और फिर पढ़ने वाले हैं बालाघाट ज़िले को। हो सकेगा तो हम एक ही लेक्चर में मंडला और बालाघाट को कवर कर लेंगे, तो हमारा जबलपुर संभाग ख़त्म हो जाएगा और फिर नए संभाग को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।